हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति मिश्रा। आज मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था अव्यय के बारे में, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय व्याधि बोधक के बारे में। ठीक है, तो आज हम वाक्य शुरू करने वाले थे, है ना। तो वाक्य क्या होता है, तो वाक्य के बारे में समझेंगे कि वाक्य होता क्या है। कई लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है वाक्य के बारे में, उसके भेदों में। ठीक है, तो आज स्पष्ट रूप से और विस्तार तौर पर हम समझेंगे, ठीक है, कि वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य क्या होता है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अगर आप चाहें तो पॉज करके परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के समूह को, सार्थक शब्दों का समूह, सार्थक शब्द किसे कहते हैं, यानी कि वे शब्द जिसका अर्थ होता है। ठीक है, तो उन्हीं सार्थक शब्दों के समूहों को हम वाक्य कहते हैं। उनको क्रम से जब लगाया जाता है और एक पूरा वाक्य जब एक अर्थ प्रकट करता है, एक सार्थक अर्थ प्रकट करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं वाक्य कहते हैं। जैसे कि सिंपल से वाक्य हम ले लेते हैं, जैसे नेहा पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें जितने भी शब्द आए हैं सब अर्थ प्रकट करते हैं, सबका अर्थ है। नेहा नाम है, पुस्तक किताब को कहा जा रहा है, पढ़ती है क्रिया हो रही है, पढ़ना यानी कि रीडिंग। ठीक है, तो वे उन शब्दों का समूह होना चाहिए जिनका एक तो अर्थ सार्थक हो, अर्थ अच्छे से प्रकट करते हो, जिनका शब्द जो हो वो अर्थ प्रकट करते हो, ये ना कि निरर्थक शब्द हो जो कोई भी अर्थ ना देते हो, और साथ ही साथ वो क्रम से होने चाहिए वाक्य में। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेहा पुस्तक पढ़ती है या रोहन खेलता है, ये सब क्या है, ये सब हमारे सार्थक शब्दों के साथ का एक क्रम के अनुसार लगाया गया एक शब्दों का समूह है जिसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि भावार्थ के आधार पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य ही होती है, यानी कि भावार्थ के आधार पर, भावार्थ कहिए या शब्द अर्थ के आधार पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे वो वाक्य ही होती है। ठीक है, अगर आपको कहीं प्रश्न आ जाए कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि वाक्य होते हैं। ठीक है, अब वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हमारे होते हैं, इस तरह करके एक चार्ट बना सकते हैं। एक हमारा हो जाता है उद्देश्य और दूसरा हो जाता है हमारा विधेय। ठीक है, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। अंग की बात हो रही है यहाँ पर, बांटने को कहे तो वो अलग चीज़ है, दो भागों में जब बांटने के लिए कहा जाएगा तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब अंग की बात की जाए तो दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब उद्देश्य में क्या होता है हमारे इसमें, उद्देश्य में क्या होता है, जिसकी बात की जाए, जब जिसके बारे में वाक्य में कहा जाए या कर्ता के विस्तारक का जब वर्णन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यानी कि एक वाक्य है, उसके बारे में, जिसके बारे में हम कह रहे हैं, यानी कि देखिए जिसके बारे में कह रहे हैं, हमेशा जिसके बारे में कहा जाता है, कर्ता के बारे में। जब वहाँ पर कर्ता हो, कर्ता का विस्तारक हो, तो वहाँ पर क्या आ जाता है, हमारा उद्देश्य आ जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, कविता गाना गाती है। तो कविता गाना गाती है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में कहा जाए, कविता के बारे में कहा जा रहा है, तो कविता हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे लिख लेते हैं, इसी तरीके से एक वाक्य और ले लेते हैं, सोहन क्रिकेट खेलता है। तो किसके बारे में बात हो रही है, कर्ता कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सोहन है और सोहन करता है, यानी कि सोहन उद्देश्य है, सोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से विधेय को ले लेते हैं। विधेय में क्या होता है, कर्ता के बारे में, यानी कि जो उद्देश्य होता है उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, आगे की बात। अब कर्ता के बारे में आगे आप देखते हैं कि उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या होता है, हमारा विधेय होता है। ठीक है,
अब विधेय में क्या आ जाता है, कर्म आ जाता है, कर्म का विस्तारक आ जाता है, क्रिया आ जाता है, क्रिया का विस्तारक आ जाता है, पूरक आता है, पूरक का विस्तारक आ जाता है। ठीक है, तो वो विधेय कहलाता है। यानी कि आप सीधा कर्ता और कर्ता के विस्तारक को छोड़ दीजिए, उसके आगे जो भी लिखा है वो सारा आपका विधेय हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक वो ले लीजिए, उदाहरण हम ले लेते हैं, नीता फुटबॉल खेल रही है। नीता फुटबॉल खेल रही है। ठीक है, तो इसमें नीता, पिछले हमने उद्देश्य में क्या पढ़ा था, जिसकी बात की जाए, नीता क्या है, हमारा कर्ता है, तो वो उद्देश्य है। ठीक है, और अब इसके बारे में जो भी बात कही जा रही है, फुटबॉल खेल रही है, पूरा क्या हो गया, हमारा विधेय। ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया विधेय। यानी कि आप विधेय में कर्ता को छोड़ दीजिए, यानी कि कर्ता तो उद्देश्य है सीधा सीधा। अब इसको छोड़ के आगे जो इसके बारे में जो भी बात की जा रही है, फुटबॉल खेल रही है, वो हमारा क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। तो ये अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आप। अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको कि उद्देश्य और विधेय में क्या अंतर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और उदाहरण से मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम, मेरी प्रिय अध्यापिका मेरी प्रिय अध्यापिका नेहा। ठीक है, मेरी प्रिय अध्यापिका नेहा हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाती है। अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कर्ता कौन है, कर्ता यानी कि जब नाम आ जाता है, नेहा करता है। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये पूरा क्या है, मेरी प्रिय अध्यापिका नेहा, नेहा करता है, लेकिन इसके बारे में जो पूरी एक मेरी प्रिय अध्यापिका के शब्दों में जो वर्णन हो रहा है, नेहा के बारे में जो बात कही जा रही है, वो है कर्ता का विस्तारक। ठीक है, कर्ता का विस्तारक है, कर्ता का विस्तारक है। ठीक है, कर्ता हो गया। अब क्या पढ़ा रही है, हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाती, तो हिंदी क्या है हमारा, हिंदी है कर्म। ठीक है, हिंदी हो गया हमारा कर्म। ठीक है, पढ़ाती है क्या है, हमारी क्रिया हो गई, पढ़ाती है क्रिया हो गई, और बहुत अच्छा क्या हो गया, ये है क्रिया का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं पूरे एक वाक्य लेके कि सीधा पहले तो नाम देखिए, मेरी प्रिय अध्यापिका नेहा, किसके बारे में बात हो रही है, नेहा, तो नेहा सीधा सीधा करता है। अब नेहा के बारे में जो पहले बताया गया मेरी प्रिय अध्यापिका, वो क्या है, कर्ता का विस्तार कर रही है शब्द, तो ये हो गए कर्ता का विस्तारक। ठीक है, तो उसमें अब कर्म क्या आया है, हिंदी, क्या पढ़ाती है, हिंदी। जब मैंने बोला था कि जब क्या क्या उत्तर मिले तो वो क्या होता है, कर्म, तो क्या पढ़ाती है, हिंदी, हिंदी क्या हो गया आपका कर्म, और इसमें क्रिया आप देख रहे हैं क्या है, पढ़ाती है, ये क्रिया हो गया, क्रिया की भी विशेषता बता रहे बहुत अच्छा, यानी कि क्रिया का विस्तारक है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने भागों में बांटा है, कर्ता को, कर्म को और क्रिया को, कर्ता, कर्ता का विस्तारक, कर्म, और क्रिया, क्रिया का विस्तारक। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। अब क्योंकि यहाँ पर पूरक की बात नहीं आई, तो पूरक के लिए भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि दिल्ली का लाल किला दर्शनीय स्थल है, दिल्ली का लाल किला
दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता क्या है? कर्ता है लाल किला। ठीक है, अब विस्तारक क्या हो रहा है? दिल्ली का। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? कर्ता का विस्तारक। कर्ता का विस्तारक। लाल किला जहाँ पे हमारा नाम आ रहा है वो कर्ता हो गया। कर्ता के बारे में पहले बताने वाले शब्द हो गए कर्ता के विस्तारक। ठीक है, अब दर्शनीय स्थल क्या है? दर्शनीय स्थल ना तो कर्म है और ना ही क्रिया है, तो ये क्या है? ये है पूरक। स्थल क्या होता है? पूरक। जिस वाक्य में आपको ना तो कर्म मिले ना ही क्रिया मिले तो वो समझ जाइए कि वो पूरक है। और स्थल के बारे में भी बताने वाला एक शब्द है दर्शनीय, यानी कि वो है पूरक का विस्तारक। ठीक है, पूरक का विस्तारक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाल किला कर्ता। दिल्ली का है, कर्ता का विस्तारक है। दर्शनीय स्थल ना तो यहाँ पे कर्म है क्रिया, तो वो हमारा सीधा सीधा हो गया पूरक। ठीक है, तो स्थल क्या है? पूरक, और दर्शनीय पूरक का विस्तारक। ठीक है, तो यहाँ तक जहाँ तक कर्ता की बात हो रही है, ये पूरा क्या है हमारा? उद्देश्य। ये पूरा क्या है हमारा? उद्देश्य हो गया। अब जहाँ पर कर्ता खत्म होते ही दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं, पूरक की बात होनी शुरू हो जाती है, वो हमारा क्या हो गया? विधेय। ठीक है, इसी प्रकार से इस वाक्य में जहाँ तक मेरी अध्यापिका नेहा तक आया था, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा है उद्देश्य। ठीक है, और जहाँ से कर्म की शुरुआत हुई यहाँ, ये पूरा हमारा क्या था? ये हमारा था विधेय। ठीक है, तो ये बहुत आपको इजी होगा। ठीक है, समझना पार्ट्स में डिवाइड करके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सबको उद्देश्य और विधेय क्लियर हो गया होगा। उद्देश्य को हमने कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, उद्देश्य और विधेय को बांटा है। तो सबको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है यहाँ पर वाक्य के अंग तो हो गए। वाक्य के अंग हमने पढ़ा कि वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब बात आती है वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वाक्य को 2 भागों में बांटते हैं। वाक्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है प्रयोग और रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर। ठीक है, प्रयोग और रचना के आधार पर होता है। दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। दूसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर। प्रयोग और रचना के आधार पर हमारे पास 3 वाक्य हैं। प्रयोग रचना के आधार पर हम 3 उपभेदों में बांटते हैं, और अर्थ के आधार पर हम इसको 8 भेदों में बांटते हैं, उपभेदों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सरल या साधारण वाक्य। दूसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो पहला है हमारा सरल साधारण वाक्य। कहिए, प्रयोग रचना के आधार पर हम 3 उपभेदों में बांटते हैं। सरल साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा होता है मिश्रित वाक्य।
ठीक है। अर्थ के आधार पर हम इसे 8 उपभेदों में बांटते हैं, जैसे विधानार्थक, वाक्य, ठीक है। विधानार्थक वाक्य, दूसरा है हमारा निषेधार्थक, निषेधार्थक, निषेधार्थक वाक्य, ठीक है। तीसरा हमारा है प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थक वाक्य। चौथा है हमारा अविस्मयार्थक, और पांचवा वाक्य है हमारा आज्ञार्थक। आज्ञार्थक यानी कि आज्ञा देना, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा इच्छार्थक, इच्छार्थक, ठीक है, वाक्य। 7th और 8th मैं यहाँ लिख देती हूँ। सातवां है हमारा संकेतार्थक, ठीक है। और 8वां है हमारा संदेहार्थक। एक होता है संकेत करना, एक होता है संदेहार्थक, ठीक है। संदेहार्थक वाक्य। आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रयोग और रचना के आधार पर 3 उपभेद, और ये है अर्थ के आधार पर 8 उपभेद, ठीक है। तो अभी हम सरल या साधारण वाक्य के बारे में समझेंगे। सरल साधारण वाक्य, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य आता है और एक ही विधेय आता है। इसलिए मैंने आपको वाक्यों के अंग से पहले ही थोड़ा सा परिचित करवा दिया, ताकि आप उद्देश्य विधेयों को आगे समझने में आपको परेशानी ना हो। तो अभी यहाँ पर आता है एक उद्देश्य, यानी कि एक ही कर्ता की बात आती है, और एक विधेय यानी उसी कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। तो जब किसी वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, जैसे राहुल खेल रहा है, तो उसमें एक ही करता है, यानी कि उद्देश्य एक ही है, राहुल उद्देश्य है, ठीक है। और खेल रहा है क्या हो गया हमारा? विधेय हो गया, ठीक है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय, यह हमारा हो गया सरल वाक्य, ठीक है। अब दूसरा जैसे एक ले लेते हैं, जैसे मेरा मित्र अजय पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है? अजय क्या है? एक ही उद्देश्य की बात हो रही है, और पत्र लिख रहा है विधेय, क्योंकि यहाँ पर एक ही उद्देश्य है, कर्ता अजय की बात हो रही है, और वो पत्र लिख रहा है एक इंसान के बारे में आगे हो रही है, तो विधेय हो गया, ठीक है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मुकेश और राकेश पढ़ रहे हैं, मुकेश और राकेश पढ़ रहे हैं। अब इसमें मुकेश और राकेश, ठीक है, ये क्या है? कर्ता है, यानी उद्देश्य की बात हो रही है। अब इसमें ऐसा ना हो कि आप आगे चल के संयुक्त जोड़ दें या मिश्रित लगा दें कि अरे इसमें तो 2 नाम आ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें मुकेश और राकेश कर्ता हैं, और ये दोनों ही एक उद्देश्य हैं, और पढ़ रहे हैं, दोनों के बारे में बात हो रही है, तो ये विधेय है। तो इसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? ये हमारा सरल और साधारण वाक्य में ही आएगा। अब जैसे
कविता, सविता, नेहा, पढ़, लिख, गा रहे हैं। एक इस तरह के भी वाक्य आ जाएंगे। तो इसमें कविता, सविता, नेहा करता है, ठीक है, यानी कि उद्देश्य एक ही है। और इनके बारे में इन्हीं के बारे में बात की जा रही है कि पढ़ लिख गा रहे हैं, तो ये अपने आप क्या हो जाता है, हमारा विधेय, ठीक है। तो एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य, ये ना कि वो आप इसको कहीं और ही लगा दें, संयुक्त में या मिश्रित में लगा दें, कई सारे नाम देख के और क्रिया देख के। तो क्रिया एक ही हो रही है, इनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो उद्देश्य ये हो गए हमारे, और इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, इसलिए ये हमारे सरल और साधारण वाक्य में ही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए वाक्य का इतना ही, सरल और साधारण वाक्य के बारे में। कल हम संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वाक्य के बारे में समझ पाएँ, या व्याकरण, हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो धन्यवाद।